मेरे प्यारे बच्चों, मैं उमेश कुमार राय, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, इंटर कॉलेज शोहर गाजीपुर। मेरे प्यारे बच्चों, आपका क्लास 12 के रसायन विज्ञान की क्लास में स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था दैनिक जीवन में रसायन पर चर्चा हुई थी। दैनिक जीवन में रसायन चैप्टर को 3 पार्ट्स में बांटा गया था। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था औषधि के क्षेत्र में रसायन। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था औषधि के क्षेत्र में रसायन। भोजन में रसायन और अपमार्जक पर आज चर्चा होगी। मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा पिछले वीडियो की चर्चा कर लेते हैं। औषधि के क्षेत्र में रसायन में हम लोगों ने औषधि किसको बोला जाता है, औषधि और ड्रग्स एक ही है या अलग अलग है, इसके बारे में चर्चा हुई थी। औषधि लक्ष्य किसको बोला जाता है, जो हमारे शरीर में जैव अणु होता है उस पर जाकर के औषधि अटैक करता है। औषधि लक्ष्य के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और औषधि को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, 4 आधार पर वर्गीकृत किया गया था, इसके बारे में आपको बताया गया था। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद दैनिक जीवन में जो रोजमर्रा के जीवन में जो समस्याएं होती हैं उसके लिए किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करेंगे, किस औषधि के रूप में वो सामने आएगा, उसके बारे में हमने पढ़ा था। उसके अंतर्गत हम लोगों ने प्रतिअम्ल एंटासिड, जो कि अम्लीयता को कम करता था। इसके पश्चात हम लोगों ने प्रतिहिस्टामिन एंटी एलर्जिक दवाओं के बारे में पढ़ा था। इसके पश्चात दर्द निवारक पेन किलर्स दवाएं, जो कि 2 टाइप की, एक नार्कोटिक और एक एंटी नार्कोटिक था। इसके बाद प्रशांतक या ट्रंकुलाइजर के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। उसमें एक हिप्नोटिक और एक नॉन हिप्नोटिक था। मेरे प्यारे बच्चों, जो ऐसा प्रशांतक जो कि नींद लाने वाला था उसको हिप्नोटिक, और ऐसा प्रशांतक यानी कि तनाव को दूर करने वाली औषधि जिसमें कि नींद नहीं आती है और तनाव दूर होगा, नॉन हिप्नोटिक के अंतर्गत अध्ययन किए थे। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद प्रतिरोधी पे चर्चा हुई। एंटीसेप्टिक, जो आपको बताया गया था प्रतिरोधी और विसंक्रामी में डिफरेंस। तो प्रतिरोधी जो है वो फिनाल का 0.2% विलेन लिया गया था, और सेम जो विसंक्रामी था उसमें फिनाल का 1% विलेन था। इसके बाद एंटीबायोटिक के बारे में चर्चा हुई। पेनिसिलिन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद ज्वर रोधी या एंटीपायरेटिक औषधि के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। एंटीपायरेटिक औषधि ऐसी औषधि है जो हमारे शरीर के ताप को कम करती है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने पैरासीटामॉल और एस्पिरिन पर चर्चा हुई थी। पैरासीटामॉल पैराएसिटामिडोफिनॉल को बोला जाता है, और एस्पिरिन एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। बताया गया था कि एस्पिरिन खाली पेट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि खाली पेट अगर एस्पिरिन लेंगे तो वो जल अपघटन होकर के और आपका सैलिसिलिक एसिड उत्पन्न करेगा, जो आमाशय की दीवारों पर अल्सर उत्पन्न करेगा। मेरे प्यारे बच्चों, एंजाइम की क्रियाविधि हम पढ़े थे। एंजाइम हमारे शरीर में जाकर के और उस पर सबस्ट्रेट से क्रिया करके और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड माध्यमिक यौगिक का निर्माण करता है। उसके कुछ समय के पश्चात एंजाइम अलग हो जाता है और जो आपका सबस्ट्रेट था वो प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाता है। ताला कुंजी पर हम लोगों ने चर्चा किया था। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस सेक्शन में हम भोजन में रसायन और अपमार्जक पर चर्चा करेंगे। भोजन में रसायन, इसमें भोजन में रसायन की क्या आवश्यकता हुई, किसके लिए हम भोजन में रसायन का प्रयोग करते हैं। तो इसमें खाद्य पदार्थों में परिरक्षण के लिए, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, कैसे हम खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखें। इसके पश्चात हम खाद्य पदार्थों का आकर्षण बढ़ाने के लिए हम रंजक वगैरह का प्रयोग करते हैं, जो कि बहुत हानिकारक होता है, आगे चल करके बताया जाएगा। फिर खाद्य पदार्थों की पौष्टिकता में संवर्धन करने के लिए हम कुछ मिनरल्स वगैरह का प्रयोग करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, खाद्य पदार्थों में रसायन मिलाने के लिए कौन कौन से इसमें स्टेप्स आएंगे, क्या क्या होगा। तो इसमें पहला एंटीऑक्सीडेंट्स है, दूसरा इसमें सुगंध तथा मिष्ठाकारक फ्लेवरिंग एंड स्वीटनर्स है, तीसरा परिरक्षक प्रिजर्वेटिव्स है, चौथा खाद्य रंजक फूड कलर्स है जो कलरिंग एजेंट होता है, और पांचवा वसा इमल्सीकारक तथा अस्थायी कारक पदार्थ को स्टेबलाइज करने के लिए यूज किया जाएगा। छठा आटा सुधारक, जो कि
बासीपन को रोकता है। और सातवां पौष्टिकता पूरक आपका न्यूट्रल्स सप्लीमेंट्स है, जैसे खनिज पदार्थ, विटामिन और एमिनो एसिड्स। मेरे प्यारे बच्चों, इन जितने खाद्य पदार्थों का में रसायन का यूज होता है, इसमें 1 से लेकर के 6 तक का हमारे पौष्टिकता से कोई मतलब नहीं है। केवल 7वां जो पौष्टिकता पूरक है आपका न्यूट्रियल सप्लीमेंट्स है, खनिज, विटामिन और एमिनो एसिड, इसी का हमारे दैनिक जीवन में हमको हमारे शरीर के पोषण से मतलब है। मेरे प्यारे बच्चों, इसके पश्चात सही है मेरे प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में जानें। एंटीऑक्सीडेंट्स किसको बोला जाएगा? तो ऐसा रासायनिक पदार्थ जो पदार्थ को ऑक्सीकृत होने से रोकता है, पदार्थ को ऑक्सीकृत होकर के उसको खराब कर देगा। जैसे नमकीन वगैरह का पैकेट है, आप देखोगे जो चिप्स वगैरह होता है, लेज का पैकेट है, उसको एयर टाइट करके दिया जाता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके और उसको खराब कर देगा। इसके लिए हम क्या करते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स ऑक्सीजन से क्रिया को रोकेगा पदार्थ को, जिससे कि पदार्थ जो है वो लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंतर्गत हम BHT ब्यूटिलीकृत हाइड्रोक्सी टॉलुएन और ब्यूटिलीकृत हाइड्रोक्सी एनिसियोल के बारे में देखते हैं। ब्यूटिलीकृत हाइड्रोक्सी टॉलुएन और ब्यूटिलीकृत हाइड्रोक्सी एनिसियोल है। एनिसियोल किसको बोला जाता है? जब बेंजीन के ऊपर OCH3 जुड़ा रहेगा, मेथॉक्सी बेंजीन, उसी को एनिसियोल बोला जाता है। तो ब्यूटिलीकृत हाइड्रोक्सी एनिसियोल और ब्यूटिलीकृत हाइड्रोक्सी टॉलुएन का अध्ययन इसके अंतर्गत हम एंटीऑक्सीडेंट के रूप में बहुतायत मात्रा में करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, BHA ब्यूटिलीकृत हाइड्रोक्सी एनिसियोल जो है वो घी वगैरह के लिए बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। ये घी के जो ड्यूरेशन है, खराब होने का जो समय है, उसको महीनों से बदल करके सालों में परिवर्तित कर देता है। अगर मिला देंगे तो घी वसा जो होगा वो बहुत अधिक दिनों तक सुरक्षित रह सकती है। इसके बाद कृत्रिम मिष्टाकारक या संश्लेषित मधुरक, ऐसा पदार्थ जो भोज्य पदार्थों में जो नेचुरल शुगर है उसके स्थान पर प्रयोग किया जाए, उसको कृत्रिम मिष्टाकारक या संश्लेषित मधुरक यानी कि जो बना करके स्वीटनर डाला जाए, उसको बोला जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, जो सामान्य शर्करा है, सुक्रोज C12H22O11, उसके कारण से व्यक्ति का शरीर का फैट बढ़ता जाता है, वजन बढ़ता जाता है, शुगर के रोगियों के लिए अत्यंत हानिकारक है। तो इसमें शरीर में कैलोरी को बढ़ाता है। इसके लिए हम कृत्रिम मधुरक जैसे एस्पार्टेम है, सैक्रीन है, एलिटेम है, इसका प्रयोग करते हैं, जिसका कैलोरी मान 0 होता है। तो इसमें कृत्रिम मधुरक के अंतर्गत हम सैक्रीन या प्रथम कृत्रिम मिष्टाकारक है तथा रासायनिक रूप से आर्थोसल्फोबेंजीमाइड होता है। यह 1879 में खोजा गया। आज भी इसका उपयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। यह जल में अविलेय है। इसके बाजार में यह जल में अपने सोडियम अथवा पोटेशियम लवण के रूप में सैक्रीन का यूज करते हैं। इसमें सोडियम लवण आपको दिखाया गया है, सैक्रीन का एक उदाहरण यहाँ। सैक्रीन शर्करा की अपेक्षा 550 गुना अधिक मीठा होता है। बहुत थोड़ी सी मात्रा व्यक्ति के शरीर में शर्करा की पूर्ति करता है। मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा स्वीटनर एस्पार्टेम है। यह रासायनिक रूप से फिनाल एलेनिन मिथाइल एस्टर व एस्पार्टिक अम्ल से प्राप्त होता है। इसमें आपको दिखाया गया है एस्पार्टिक अम्ल का भाग है और फिनाइल एलेनिन का भाग मिथाइल एस्टर भाग है। एस्पार्टेम की एक विशेषता मेरे प्यारे बच्चों, सामान्य शर्करा की तुलना में ये लगभग 100 गुना अधिक मीठा होता है। एस्पार्टेम अगर बहुत अधिक ताप होगा, यानी कि खाने का ताप पर अगर आप आओगे तो इसका अपघटन हो जाता है। इसके कारण से हम क्या करते हैं कि इसका ठंडे पेय पदार्थों में इसका उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस्पार्टेम का प्रयोग क्यों नहीं गर्म वस्तुओं में करते हैं? तो इसके कारण से गर्म वस्तुओं में नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर गर्म वस्तु होगा तो एस्पार्टेम का विघटन हो जाएगा, और विघटन हो जाएगा तो वो अपना वर्क नहीं करेगा। इसके कारण से ठंडे पेय पदार्थों में इसका प्रयोग किया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आता है एलिटेम। यह शर्करा से लगभग 2000 गुना अधिक मीठा है। यह भोजन के ताप पर एस्पार्टेम से अधिक अस्थायी है, यानी कि अगर अधिक ताप भी होगा तभी ये अपना एलिटेम गुण बनाए रखेगा। तो
तो एलिटेम 100 गुना अधिक मीठा और एस्पार्टेम लगभग 2000 गुना मीठा अधिक होता है शर्करा की तुलना में, और अधिक ताप पर भी ये अपना गुण बनाए रखता है। इसके बाद हम सुक्रोलोज के बारे में अध्ययन करते हैं। यह सुक्रोज का ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न होता है। इसमें यह शर्करा से लगभग 6000 गुना अधिक मीठा है और इसकी भौतिक अवस्था सामान्य शर्करा के समान ही होती है। तो इसमें स्वीटनर में हम सैक्रिन, हम एलिटेम, एस्पार्टेम और सुक्रोलोज के बारे में पढ़े हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद खाद्य परिरक्षक फूड प्रिजर्वेटिव लिया जाता है। खाद्य परिरक्षक उस पदार्थ को, उस रासायनिक पदार्थ को बोला जाता है जो भोजन को अधिक दिन तक सुरक्षित रख सके। इसमें खाद्य परिरक्षक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है, उसको हम खाद्य परिरक्षक बोलते हैं। सोडियम बेंजोएट C6H5COO है सोडियम बेंजोएट। इसमें सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। जैसे अचार वगैरह है, उसको सुरक्षित रखने के लिए आप जाओगे बाजार से, तो बाजार से पूछोगे कि अचार को सुरक्षित रखने के लिए क्या डाला जाएगा उसमें, तो दुकानदार कुछ नहीं जानता है, लेकिन उसके बावजूद वो आपको सोडियम बेंजोएट की एक छोटी सी शीशी में करके और दे देता है। तो सोडियम बेंजोएट C6H5COO इसका प्रयोग अचार वगैरह के परिरक्षण में करते हैं, उसको सुरक्षित करने के लिए करते हैं। फिर दूसरा इसमें सोडियम मेटाबाइसल्फाइड Na2S2O5, ये क्या करता है, ये रासायनिक अभिक्रिया करने के पश्चात सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करेगा और जो सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करेगा और सल्फ्यूरिक अम्ल सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देगा। फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, एपॉक्साइड्स प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज किया जाएगा। इथाइलिन और प्रोपाइलीन एपॉक्साइड नमी युक्त खाद्य पदार्थों जैसे फल है और मसाले हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए एपॉक्साइड्स का यूज करते हैं। इसमें इथाइलिन और प्रोपाइलीन का एपॉक्साइड होगा जो सूखे पदार्थों को अन्य सूक्ष्म जीवों से रक्षा करेगा। खाद्य, इसके बाद चौथा आता है खाद्य रंजक। तो इसके अंतर्गत हम फूड प्रिजर्वेटिव में हम पढ़े हैं, पीछे सोडियम बेंजोएट था और एपॉक्साइड था। फिर खाद्य रंजक हम भोज्य पदार्थों को कलर प्रदान करने के लिए, उसको रंगीन बनाने के लिए खाद्य रंजक का प्रयोग करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको जानकर के हैरानी होगी कि अस्थमा के पीड़ित व्यक्ति को और छोटे बच्चों के लिए खाद्य रंजक का प्रयोग अत्यंत हानिकारक है। हम बाजार में जाते हैं, रंग बिरंगी मिठाइयाँ देखते हैं, बच्चे बहुत जिद करते हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, वो केवल रंजक के मिलने के कारण से होता है, रंगीन होता है। और वो रंगीन जो है, अगर अपने बच्चे को आप खिला रहे हो तो शुद्ध आप जहर खिला रहे हैं। आप इसमें रंजकों में कोई पौष्टिक पदार्थ नहीं होता है। ये संश्लेषित और प्राकृतिक दोनों प्रकार के होते हैं। बहुत अधिक मात्रा में बाजारों में यूज किया जाने वाला जो रंजक होता है वो आर्टिफिशियल होता है, मैन मेड होता है। टेट्राजीन बहुत अधिक मात्रा में यूज किया जाने वाला रंजक है, जो आपके शरीर में, जो व्यक्ति अस्थमा का पीड़ित है, छोटा व्यक्ति है जिसका रेजिस्टेंस पावर कम है, उसके लिए अत्यंत हानिकारक है और ये कैंसर को उत्पन्न कर सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए खाद्य पदार्थों में संश्लेषित रंजक का प्रयोग अत्यंत वर्जित है। कैरोटीन और सैफ्रॉन ये सर्वाधिक सुरक्षित और नेचुरल कलरिंग एजेंट है। अधिक महंगा होने के कारण से इसका दुकानदार यूज नहीं करता है वो। मेरे प्यारे बच्चों, अब इस चैप्टर का तीसरा पार्ट हम शोधन कारक साबुन और संश्लेषित अपमार्जक पर चर्चा करेंगे। साबुन और संश्लेषित अपमार्जक सभी बच्चे जानते हैं। कपड़ा वगैरह को स्वच्छ करना है, अगर शरीर को स्वच्छ करना है तो उसके लिए हम साबुन का प्रयोग करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, शोधन कारक साबुन या संश्लेषित अपमार्जक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो हमारे शरीर से या कपड़े से मैल से क्रिया करके और उसको अवक्षेपित कर देता है। इसमें सामान्य रूप से प्रयोग किए जाने वाले दो शोधक पदार्थ हैं, एक है साबुन और दूसरा है अपमार्जक। हम आगे जस्ट पढ़ने वाले हैं कि साबुन किसको बोला जाएगा, अपमार्जक किसको बोलेंगे, इन दोनों में क्या विभेद है। हम कपड़ा अगर स्वच्छ साफ करते हैं तो उसके लिए साबुन अच्छा है कि अपमार्जक अच्छा है। तो साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले
मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होता है। मेरे प्यारे बच्चों, साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी अक्सर पूछी जाती है, बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर कंपटीशनों में या बोर्ड एग्जामिनेशनों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि साबुनीकरण किसको बोलते हैं। साबुनीकरण तेल अथवा वसा का क्षारीय जल अपघटन कराने पर साबुन प्राप्त होता है। ये तेल और वसा किसको बोला जाएगा? तेल और वसा ग्लिसरॉल के साथ दीर्घ श्रृंखला वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का ट्राई एस्टर होता है। इसमें सामान्य सूत्र आपको एक दिखाया गया है कि CH2 ग्लिसरॉल, CH2OH, CHOH और CH2OH है। जब एल्कोहल की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ आप कराते हो तो एस्टर प्राप्त होता है, जिसको एस्टरीकरण बोला जाता है, एस्टरीफिकेशन बोला जाता है। तो इसमें तेल अथवा वसा, तेल और वसा में क्या अंतर है? तो तेल की भौतिक अवस्था द्रव और वसा की भौतिक अवस्था ठोस है या सेमी सॉलिड है। इसमें आप तेल कैसे पहचान होगी? जो एल्किल समूह वाला भाग होगा, जो दीर्घ श्रृंखला वाला मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है, उसका जो एल्किल समूह वाला भाग है, यदि वो संतृप्त है, संतृप्त मतलब कि वो CnH2n+1 को फॉलो करता है। एल्केन का सामान्य सूत्र आप जानते हो, CnH2n+2, और उसमें से एक हाइड्रोजन बाहर निकाल देते हैं, उसी को एल्किल समूह बोला जाता है। तो एल्किल समूह ये C17H35 लिखा है। कैसे पता चलेगा कि एल्किल समूह वाला भाग संतृप्त है या असंतृप्त है? मेरे प्यारे बच्चों, हम यदि एल्केन से एक हाइड्रोजन बाहर निकालते हैं, उसी को एल्किल समूह बोला जाता है, जिसको R से प्रदर्शित करते हैं। इसमें यदि एल्किल समूह वाला भाग CnH2n+1 को फॉलो करेगा, यानी कि जितनी कार्बन की संख्या है उससे हाइड्रोजन की संख्या दोगुने से एक अधिक होगा, तो वो एल्किल समूह संतृप्त होगा। तो C17H35 है तो 17 गुना के 34 से 35, यानी कि एल्किल समूह वाला भाग संतृप्त है। इसका मतलब कि ये वसा है। और यदि यहीं पे 31 होता, C17H31 या C17H33, तो वो असंतृप्त आपका ग्लिसरॉल का ट्राई एस्टर होता। तो ग्लिसरॉल के ट्राई एस्टर की अभिक्रिया क्षार NaOH या KOH के साथ करा दे तो इसमें दीर्घ श्रृंखला वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम अथवा पोटेशियम लवण प्राप्त होता है। इसी को साबुनीकरण बोला जाता है। इस समीकरण में स्टीयरिक अम्ल है, आप ग्लिसरॉल ट्राई स्टीयरेट भी कह सकते हो, आप ग्लिसरॉल ट्राई ओलिएट भी ले सकते हो, ग्लिसरॉल ट्राई पामिटेट भी ले सकते हैं। इसकी अभिक्रिया आप NaOH या KOH के साथ कराओगे तो इसमें साबुन बनेगा और ग्लिसरॉल बाहर निकल जाएगा। इस समीकरण में स्टीयरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया गया है, तो सोडियम स्टीयरेट बना है और ग्लिसरॉल अलग हो गया है। इसी को हम साबुन बोला जाता है और यह अभिक्रिया साबुनीकरण बोली जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, साबुन के प्रकार, कितने प्रकार के साबुन होते हैं? तो इसके प्रकार में प्रसाधन साधन संबंधी साबुन, इसके अंतर्गत ये मृदु होंगे जो सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित होंगे। इसमें अनुपयुक्त क्षार जो होगा वो पृथक हो जाएगा, जिससे कि स्किन वगैरह को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसके पश्चात जो तैरने वाले साबुन होते हैं, जो ऐसा साबुन होगा जो तैरने लगेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे वायु के बुलबुले को उसके कठोर होने से पूर्व ही पीट कर बनाते हैं, तो वो तैरने वाले साबुन होंगे। फिर पारदर्शी साबुन, पारदर्शी साबुन किसको बोला जाएगा? ऐसा साबुन होगा जिसको एथेनॉल में विलय करके और बनाया जाता है। इसके पश्चात धामन साबुन, ऐसा साबुन जो कि अधिक झाग उत्पन्न करे। ये साबुन कठोर होंगे और सामान्यतः सोडियम रोजिनेट, सोडियम सिलिकेट और बोरेक्स तथा सोडियम कार्बोनेट जैसे पदार्थों से मिलाकर के बनाए गए रहेंगे, जिससे कि वो सामान्यतः अधिक झाग उत्पन्न करेगा। मेरे प्यारे बच्चों, दाढ़ी का साबुन जो शेविंग क्रीम में यूज किया जाता है, उसके लिए उसमें ग्लिसरॉल मिलाया जाता है, जो साबुन को शीघ्रता से सूखने नहीं देता। और इसमें रोजीन, इसमें एक गोंद मिलाते हैं जिसे रोजीन कहते हैं। इसे बनाते समय इसमें मिलाया जाता है गोंद, सोडियम रोजिनेट बनाता है जो अधिक झाग उत्पन्न करेगा। ये सोडियम धातु से अभिक्रिया करके जो रोजीन होगा वो सोडियम रोजिनेट बनाएगा जो झाग अधिक उत्पन्न करेगा, और इसमें ग्लिसरॉल मिला देंगे जिससे कि अधिक जल्दी उसको सूखने नहीं देगा। मेरे प्यारे बच्चों, चिकित्सकीय साबुन के अंतर्गत हम क्या करेंगे कि इसमें
ऐसा पदार्थ मिलाएंगे जिसमें कि अधिक गंध वगैरह ना रहे, जो सूक्ष्म जीव हैं उनको नष्ट कर दे। इसलिए चिकित्सकीय साबुन को बनाते समय अत्यंत सावधानी बरती जाती है, जो कि सूक्ष्म जीवाणु वगैरह बैक्टीरिया का नाश कर दे। मेरे प्यारे बच्चों, साबुन के पढ़ने के पश्चात कैसे ये निर्मलन क्रिया करता है, कैसे हम कपड़े को अगर साबुन लगाते हैं तो उसको स्वच्छ कर देता है, कैसे हम शरीर पर अगर लगाते हैं तो साबुन हमारे शरीर को साफ करता है, उसके लिए ये साबुन का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो अक्सर पूछे जाने वाला है। तो मिसल क्रिया, मिसल प्रक्रम में क्या होगा कि साबुन को जब आप जल में घोलोगे तो साबुन का सामान्य सूत्र RCOONA होगा। R जो होगा वो दीर्घ श्रृंखला वाला एल्किल समूह होगा, वो C17 C17 H35 COONA सोडियम स्टीरेट होगा, C17 H33 COONA C17 H31 COONA होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम साबुन को जल में घोलेंगे तो RCOONA है, उसको जब जल में घोलोगे तो वो RCOO1 नेगेटिव और Na1 पॉजिटिव में अपघटित होगा। यहाँ दिखाया गया है Na1 पॉजिटिव में, और ये बीच वाला जो भाग है वो RCOO1 नेगेटिव है, जो दीर्घ श्रृंखला वाला एल्किल समूह था। दीर्घ श्रृंखला वाला एल्किल समूह आपस में जुड़ करके और मिसल बनाएगा। मिसल क्या करेगा, वो चिकनाई वगैरह को अपने अंदर अवशोषित करेगा और धूल इत्यादि का कण, आप कोलाइडी विलयन पीछे के चैप्टरों में पढ़ चुके हो, वो क्या करता है, तो कोलाइडी विलयन में आप पढ़े हैं कि जो अशुद्धियां होती हैं उन पर ऋणावेश होता है, और ऋणावेश इन Na1 पॉजिटिव के द्वारा उदासीन हो जाएंगे, अवक्षेपित हो जाएंगे, और ये जो RCOO1 नेगेटिव आपस में मिलकर के मिसल कण बनाया है वो चिकनाई वगैरह को अपने अंदर अवशोषित कर लेगा, जिससे कि कपड़ा जो होगा वो स्वच्छ हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, निर्मलन की क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट, आप निश्चित रूप से इस पे ध्यान रखोगे। निर्मलन की क्रिया में साबुन RCOONA है, वो अपघटित होकर के RCOO1 नेगेटिव और Na1 पॉजिटिव में अपघटित होगा। Na1 पॉजिटिव ऋणावेशों को अवक्षेपित करेगा और RCOO1 नेगेटिव आपस में मिलकर के मिसल बनाएगा, ये जो बीच का भाग दिख रहा है, और मिसल जो होगा वो चिकनाई को, तेल को अपने अंदर अवशोषित कर लेगा, कपड़ा जो होगा वो स्वच्छ हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, शोधन पदार्थ के रूप में साबुन की सीमाएं कुछ हैं। इसमें साबुन जो होता है वो मृदु जल में ही कपड़े को केवल साफ करता है, कठोर जल में इसका हाथ बंध जाता है। क्यों ऐसा है? साबुन जो है कठोर जल में, कठोर जल कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट के घुलने के कारण से होता है। तो जब साबुन को हम डालेंगे कठोर जल में तो वो क्या करेगा कि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम जो आयन होगा वो साबुन से अभिक्रिया करके इसके सोडियम आयन को प्रतिस्थापित कर देगा और कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण बना लेगा, जो कि जल में अविलेय होगा। इसके कारण से जो मृदु साबुन, अगर मृदु जल है उसमें साबुन अच्छा वर्क करेगा, लेकिन कठोर जल में ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करके और कैल्शियम मैग्नीशियम लवण बना देगा। इसके कारण से मृदु जल में हम साबुन का यूज करेंगे, कठोर जल में वो उतना अच्छा वर्क नहीं करेगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद संश्लेषित अपमार्जक पर हम आते हैं। संश्लेषित अपमार्जक, इसको सिंडेट्स भी बोला जाता है। अपमार्जक किसको बोलेंगे? अपमार्जक जो है ऐसा रासायनिक पदार्थ जो कि प्रबल अम्ल अथवा प्रबल क्षार से मिले अति उच्च अणुभार के जटिल कंपाउंड है, जिसमें 17 से 18 की संख्या में कार्बन उपस्थित होता है। मेरे प्यारे बच्चों, अपमार्जक मृदु जल के साथ साथ कठोर जल में भी कपड़े को स्वच्छ करता है। इसकी विशेषता होती है ये कम क्षारीय प्रकृति का होता है। इसके कारण से कपड़े को अगर स्वच्छ करेंगे, कपड़े को यदि हमको साफ करना है तो उसमें अधिक, अगर उसकी लाइफ को बढ़ाना है तो उसके लिए हम अपमार्जक का प्रयोग करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अपमार्जक को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक ऋणायनिक अपमार्जक है, एक धनायनिक अपमार्जक है और एक उदासीन अपमार्जक है। ऋणायनिक अपमार्जक के अंतर्गत इसमें कपड़े वगैरह को स्वच्छ करना है। सोडियम लारिल सल्फेट और सोडियम पैराडोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट इसका उदाहरण है। आपसे पूछा गया था अभी IIT मेंस में 2016-17 में ये क्वेश्चन आया था कि सोडियम लारिल सल्फेट धनायनिक अपमार्जक है या ऋणायनिक अपमार्जक है। तो इसमें सोडियम लारिल सल्फेट, मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो बड़ा वाला भाग है वो ऋणावेशित है,
सोडियम लॉरेल सल्फेट में जो बड़ा भाग है CH3 CH2 का 10 टाइम्स CH2OSO3Na, इसमें जो ये मैक्सिमम कवरिंग एरिया है, जो अधिकतर भाग है वो ऋणावेशित है, इसके कारण से इसको ऋणावेशित अपमार्जक बोला जाता है। और सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट, इसका भी जो अधिक बड़ा वाला भाग है वो ऋणावेशित है, इसके कारण से इसको ऋणावेशित अपमार्जक कहते हैं। फिर धनावेशित अपमार्जक के अंतर्गत ऐसा अपमार्जक है, ये लंबी श्रृंखला वाले एल्किल समूहयुक्त क्वार्टनरी अमोनियम लवण होते हैं। अमोनियम लवण अमोनिया के क्लोराइड या ब्रोमाइड लवण होंगे, इसमें बोला जाता है इसको क्वार्टनरी होता है, नाइट्रोजन पर धनावेश होता है, इसका जो अधिक बड़ा वाला भाग है वो धनावेशित है, इसके कारण से इसको धनावेशित अपमार्जक बोला जाता है। धनावेशित अपमार्जक जो है वो ऋणावेशित अपमार्जक की तुलना में थोड़ा सा महंगा मिलता है। फिर अनायनिक अपमार्जक ऐसा अपमार्जक होगा जो कि इसमें अनायनिक अपमार्जक जो होगा ये कोई आयन उत्पन्न नहीं करेगा और अधिक अणुभार वाले एस्टर होंगे। इसका उपयोग बर्तन वगैरह धुलते हैं, हम विम बार वगैरह का यूज करते हैं, उसको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, अपमार्जक और साबुन में श्रेष्ठता आप खुद बता सकते हो कि कौन सा अच्छा है। साबुन जो है वो तेल अथवा वसा का क्षार के साथ दीर्घ श्रृंखला वाला मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम अथवा पोटेशियम लवण है, जबकि अपमार्जक अति उच्च अणुभार के जटिल अणुभार वाले प्रबल अम्ल अथवा प्रबल क्षार के बृहद अणु हैं। इसमें कौन श्रेष्ठ होगा? तो कपड़े को स्वच्छ करने के लिए साबुन जो होगा, साबुन क्या करेगा, वो क्षारीय प्रकृति का होगा, तो कपड़ा जो होगा वो जल्दी खराब होगा। और अपमार्जक के प्रयोग से कपड़े की लाइफ जो होगी वो अधिक होगी और अच्छा साफ करेगा। साबुन केवल मृदु जल में, परंतु अपमार्जक जो होगा वो मृदु जल के साथ साथ कठोर जल में भी कपड़े को स्वच्छ करेगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस पूरे चैप्टर में हम आज के वीडियो में ये बात करें तो कौन कौन सी चीजें हम पढ़ें। हम लोगों ने पढ़ा कि मधुरक या खाद्य पदार्थों में रसायन कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं, खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट्स क्यों मिलाए जाते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करेगा, खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण को रोकेगा। तो एंटीऑक्सीडेंट के लिए BHT और BHA बताया गया है, ब्यूटाइलकृत हाइड्रोक्सी एनएसीओल, ब्यूटाइलकृत हाइड्रोक्सी टॉल्विन का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आप पढ़े हो कौन सा यूज किया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने दैनिक जीवन में रसायन से संबंधित जो भी रसायन प्रयोग किए जाते हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। दैनिक जीवन में जो मेडिसिन यूज होता है उसमें कौन से रासायनिक पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं। इसमें हम मधुरक वगैरह के रूप में जो शुगर का व्यक्ति जो सैक्रिन वगैरह का यूज करता है उसमें वो किस पदार्थों से मिलकर के बना होता है, इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। मेरे प्यारे बच्चों, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए हम कौन से पदार्थ यूज करें, कौन से रासायनिक पदार्थ यूज करें, उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। हम लोगों ने अपमार्जक के रूप में साबुन और डिटर्जेंट में कौन अच्छा है, साबुन किसको बोला जाएगा, साबुनीकरण किसको बोला जाएगा, साबुन की निर्मलन क्रिया क्या होगी, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। मिसेल प्रक्रम, मिसेल कैसे बनता है, तो उसमें साबुन अपघटित होकर के और उसका जो RCOO1 नेगेटिव वाला भाग मिसेल बनाता है, Na1 पॉजिटिव होगा। मिसेल जो होगा चिकनाई वगैरह को अवशोषित करेगा और Na1 पॉजिटिव धूल इत्यादि की औषधियों को नीचे बैठा देगा। और इसके बाद डिटर्जेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि अति उच्च अणुभार का बृहद अणु है और ये 3 प्रकार का, धनायनिक अपमार्जक, ऋणायनिक अपमार्जक और अनायनिक अपमार्जक। फिर इन दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है, तो साबुन जो होगा केवल वो मृदु जल में और अपमार्जक जो होगा वो मृदु जल के साथ साथ कठोर जल में भी कपड़े को स्वच्छ करेगा। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने ये भी जाना कि कठोर जल में आखिर साबुन क्यों नहीं वर्क करता है। तो क्यों नहीं करेगा, क्योंकि साबुन जो सोडियम लवण है, दीर्घ श्रृंखला वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण है, वो कैल्शियम जो कठोर जल है उसके कैल्शियम और मैग्नीशियम से क्रिया करके उसको वो अविलेय पदार्थ बना देता है जो अपने अंदर झाग उत्पन्न नहीं करता। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने इतना इस चैप्टर से कुछ सीखा और फिर आगे आप पढ़ते रहोगे। बहुत बहुत धन्यवाद।